हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फिजियो वर्ल्ड। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमरस फ्रैक्चर के बारे में। इसके अंदर हम कवर करेंगे ह्यूमरस के सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर, देन उसका ट्रीटमेंट, देन कॉम्प्लिकेशंस, देन शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर, उसकी पैथोएनाटॉमी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव मेथड्स, use lab, hanging cast, chest arm bandage, operative methods, complications. Okay, so let's get started. Fracture of surgical neck of humerus. humerus के जो सर्जिकल नेक होता है उसका फ्रैक्चर जो होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑफन सीन इन एल्डरली वुमेन, ज़्यादातर ये एल्डरली वुमेन में देखने को मिलता है। एंड कॉज बाय पुश, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज़ द कॉज। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होगा कि फ्रैक्चर जो होगा वो इम्पैक्टेड होगा एंड समटाइम्स वाइडली डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन विद वाइडली डिस्प्लेस्ड। ठीक है, कंप्लेन जो होगी, पेशेंट बोलेंगे कि पेन इन शोल्डर फॉलोइंग अ फॉल, जैसे ही वो गिरे उसके बाद से पेन हो रहा है शोल्डर में। एक्सरे में एपी एंड एक्सियल एक्सरेज लेंगे। जो नीड है उसने ह्यूमरस में फ्रैक्चर्स को क्लासीफाई किया है 4 टाइप से, डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रैक्चर, कि वो कहाँ पे हो रहा है फ्रैक्चर। हेड में हो रहा है या ग्रेटर ट्यूबरोसिटी में हो रहा है या लेसर ट्यूबरोसिटी में हो रहा है या शाफ्ट में हो रहा है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है एंड दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन डिसाइडिंग ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। किस तरह से ट्रीटमेंट चलेगा और कैसा उसको प्रोग्नोसिस रहेगा, कैसी रिकवरी रहेगी। ये सब इस क्लासिफिकेशन से पता चलता है और इस क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इन एल्डरली पेशेंट्स मॉडरेट डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, या तो एल्डरली पेशेंट्स हो या फिर ऐसे फ्रैक्चर जिसमें बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसमें क्या करते हैं, ट्रायंगुलर स्लिंग दे देते हैं पेशेंट को। एज सुन एज पेन सबसाइड, जैसे ही पेन साइड होता है, पेन ठीक हो जाता है, तो शोल्डर की मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। और यंगर पर्सन की बात करें तो फ्रैगमेंट्स वाइडली डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं। एंड जब वाइडली डिस्प्लेस हैं तो एनेस्थीसिया के अंडर में मैनिपुलेशन से रिड्यूस किया जाता है उनको और फिर स्टेबलाइज किया जाता है मल्टीपल के वायर से। एंड बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की ज़रूरत पड़े ऑरिफ की। एंड इन बैडली कम्युनाइटेड फ्रैक्चर इन एल्डरली, अगर एल्डरली पीपल में बहुत ही बुरी तरीके से कम्युनाइटेड फ्रैक्चर हो गया है, मतलब फ्रैक्चर पार्ट के बहुत सारे पीसेस हो रखे हैं, तो रिप्लेसमेंट ऑर्थ्रोप्लास्टी करनी पड़ती है। ठीक है, एंड कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो एक्सिलरी नर्व पाल्सी हो सकती है और शोल्डर में स्टिफनेस देखने को मिल सकती है। एक्सिलरी नर्व पाल्सी क्यों? क्योंकि सर्जिकल जो नेक है ऑफ ह्यूमरस में वहाँ पे प्रेजेंट होती है एक्सिलरी नर्व, दैट्स वाई वो उसको इंजर कर सकती है, जिसकी वजह से इट विल रिजल्ट इनटू एक्सिलरी नर्व पाल्सी। ओके, नेक्स्ट इज फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस की शाफ्ट का फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉमन है किसी भी एज में, और जो मैकेनिज़्म होता है वो इनडायरेक्ट ट्विस्टिंग और बेंडिंग फोर्स की वजह से एंड पुश और बाय डायरेक्ट इंजरी टू द आर्म, या तो फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड हो रहा है या फिर डायरेक्टली जो आर्म है उस पर इंजरी हो रही है, डायरेक्ट इंजरी। द ह्यूमरस इज सराउंडेड बाय मसल्स, इट हैज़ द फॉलोइंग क्लिनिकल रेलेवेंस। जो ह्यूमरस होता है ना, उसके आसपास मसल्स होती हैं और उनका महत्व हम जानते हैं कि द इंसिडेंस ऑफ द कंपाउंड फ्रैक्चर इज़ लो। वहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होने की वजह से जो कंपाउंड फ्रैक्चर है उसका इंसिडेंस लो हो जाता है, मीन्स कंपाउंड फ्रैक्चर वहाँ पे कम पाया जाता है। The union of the fractures occurs early because a bone
so well surrounded by muscle, has a rich periosteal blood supply. So शाफ्ट में अगर हम बात करें कि अगर फ्रैक्चर होता है तो वो जल्दी यूनियन भी हो जाती है उन फ्रैक्चर सेगमेंट्स की, क्योंकि वहाँ पे मसल्स होती हैं और उनकी जो पेरियोस्टल ब्लड सप्लाई होती है, मीन्स जो पेरियोस्टियम में जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ही रिच होती है, अच्छी होती है. सम डिग्री ऑफ मैल यूनियन इज मास्क्ड बाय द थिक मसल कवर. और अगर थोड़ा बहुत मैल यूनियन भी होता है, मीन्स बोन्स का आपस में करेक्ट वे में हल्का सा ना जुड़ पाना, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मसल्स हैं वो बहुत मोटी होती हैं वहाँ की, तो उतना पता नहीं चलता है, कवर हो जाता है वो. पैथोनॉटमी की बात करें तो अ ह्यूमरस फ्रैक्चर कैन बी कंसिडर्ड अ प्रोटोटाइप फ्रैक्चर बिकॉज इट अकर इन ऑल पैटर्न्स. सो ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स को एक प्रोटोटाइप फ्रैक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर पैटर्न में देखने को मिलता है. ट्रांसवर्सली भी देखने को मिलता है, मीन्स सीधे, ऑब्लिकली भी देखने को मिलता है, स्पाइरल में भी देखने को मिलता है, कम्युनाइटेड भी देखने को मिलता है, सेगमेंटल भी देखने को मिलता है, एंड मे बी क्लोज और ओपन. क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ट्रोमैटिक भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या किसी पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर. सो लेटरल एंगुलेशन इज कॉमन बिकॉज ऑफ द abduction ऑफ द proximal फ्रैगमेंट बाय द डेल्टोइड मसल. सो इसमें लेटरल एंगुलेशन देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट होता है वो जो डेल्टोइड है वो उसको ऊपर की तरफ को खींचती है. इस वजह से दिस एंगुलेशन इज़ फर्दर इंक्रीज बाय द टेंडेंसी ऑफ द पेशेंट टू कीप द लिम्ब बाय द साइड ऑफ हिज चेस्ट. और इस एंगुलेशन की टेंडेंसी और बढ़ जाती है, क्योंकि बाकी जो हैंड है वो जो पेशेंट है वो अपने चेस्ट के पास रखता है, जिससे अडक्शन होता है डिस्टल फ्रैगमेंट में, और ऊपर के फ्रैगमेंट में अबडक्शन हो रहा है, क्योंकि डेल्टोइड मसल उसको खींच रही है वहाँ से, क्योंकि जहाँ पे यू शेप्ड इंसर्शन होता है ना डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे, वो भी तो प्रॉक्सिमली प्रेजेंट होती है. सो दैट्स वाई वो अबडक्शन करवाती है प्रॉक्सिमल सेगमेंट का, एंड डिस्टल सेगमेंट अडक्शन में जा रहा है, क्योंकि पेशेंट का हैंड उस डायरेक्शन में जाता है. ठीक है. सो इस वजह से एंगुलेशन बढ़ता है दोनों के बीच, एंड डिस्ट्रैक्शन अकर्स एट द फ्रैक्चर साइट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. और डिस्ट्रैक्शन फ्रैक्चर साइट पे होता है ग्रेविटी की वजह से. डायग्नोसिस अब हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में हम एक्सरे लेंगे पूरे आर्म का और एल्बो का. ट्रीटमेंट में मोस्ट ऑफ दिस फ्रैक्चर्स यूनाइट ईजिली. ज़्यादातर ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो ईजिली जुड़ जाते हैं. एनाटॉमिकल रिडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी इन स्टेबल फ्रैक्चर. और अगर फ्रैक्चर स्टेबल है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि एनाटॉमिकल रिडक्शन करना है. सम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलेशन इज़ एक्सेप्टेबल. और थोड़ा बहुत अगर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलेशन आता भी है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि वहाँ पे मसल मास कवर कर लेता है उस चीज़ को. अगर हम कंजर्वेटिव मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे 3 मेथड्स दे रखे हैं. फर्स्ट इज़ यू स्लैब, सेकेंड इज़ हैंगिंग कास्ट, एंड थर्ड इज़ चेस्ट आर्म बैंडेज. सो यू स्लैब की बात करें तो यू स्लैब आप देख रहे होंगे इस इमेज में. सो इट शुड बी मोल्डेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द आर्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लेटरल एंगुलेशन. सो यहाँ पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेगमेंट प्रेजेंट है. प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो है डेल्टोइड उसको ऊपर की तरफ को खींचता है, और डिस्टल सेगमेंट क्योंकि आर्म साइड में रखने का हैबिट बन जाता है पेशेंट का, तो इस वजह से वो अडक्शन में जाता है. तो ताकि इस तरह से एंगुलेशन ज़्यादा ना हो, प्रिवेंट करता है ये लेटरल एंगुलेशन को कॉज करने से. सो यू स्लैब इसलिए यूज़ करते हैं. द यू स्लैब इज सपोर्टेड विद अ ट्रायंगुलर स्लिंग वंस द फ्रैक्चर यूनाइट्स. ओके, द यू स्लैब इज सपोर्टेड विद अ ट्रायंगुलर स्लिंग. जो यू स्लैब होता है वो ट्रायंगुलर स्लिंग्स के थ्रू वहाँ पे सपोर्टेड होता है. ठीक है. ट्रायंगुलर स्लिंग इजीली मिल जाता है. आप अगर आपको पिक्चर्स देखते हैं तो गूगल और यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगी. वंस द फ्रैक्चर यूनाइट्स द स्लैब इज़ रिमूव्ड. एक बार जो फ्रैक्चर यूनाइट हो गया, जुड़ गया, तो स्लैब को रिमूव कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स के बाद. तो 6 से 8 हफ्ते बाद जो स्लैब है उसको हटा देते हैं, एंड शोल्डर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवा देते हैं.
हैंगिंग कास्ट की बात करें तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये हैंगिंग कास्ट है। सो हैंगिंग कास्ट यूज्ड इन सम केसेस ऑफ लोअर थर्ड फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। लोअर थर्ड फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस है अगर, तो हैंगिंग कास्ट यूज़ करते हैं। द वेट ऑफ द लिम्ब एंड द कास्ट इज सपोज टू प्रोवाइड नेसेसरी ट्रैक्शन टू द फ्रैक्चर अलाइनमेंट, ठीक है। सो कीप द फ्रैक्चर अलाइंड, ताकि ये क्यों दे रहे हैं, वेट जो कास्ट है उसको सपोर्ट दे सके, ठीक है, और फ्रैक्चर को अलाइनमेंट में रख सके। बेसिकली ये है उसका मेन मोटो। चेस्ट आर्म बैंडेज की अगर हम बात करें, सो चेस्ट आर्म बैंडेज, द आर्म इज स्ट्रैप टू द चेस्ट। आर्म जो है वो चेस्ट जो है वो आर्म में स्ट्रैप कर देते हैं। एंड दिस मच इमोबिलाइजेशन इज सफिशिएंट फॉर द फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इन चिल्ड्रन लेस देन 5 years ओल्ड। अगर जो चाइल्ड है वो 5 साल से कम है तो उसको ये चेस्ट आर्म बैंडेज देते हैं। In adults, early mobilization of the limb can be begin by using a cast brace once the fracture becomes sticky। जब जो फ्रैक्चर है वो जुड़ने लगता है, ठीक है, तो कास्ट ब्रेस देकर जो हैंड है, आर्म है, उसकी अर्ली मोबिलाइजेशन, जो लिम्ब की अर्ली मोबिलाइजेशन शुरू करवा देते हैं। मीन्स जब जुड़ने लग गया आपका जो फ्रैक्चर सेगमेंट है, तब ब्रेस देके या कास्ट देके लिम्ब को मूव करना शुरू करवा देते हैं अडल्ट्स में। ऑपरेटिव मेथड की बात करें, इफ़ कंजर्वेटिव मेथड डजंट वर्क देन ऑरिफ इज रिक्वायर्ड। अगर कंजर्वेटिव मेथड वर्क नहीं करे देन ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड, तब वहाँ पे वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट फ्रैक्चर कैन बी फिक्स्ड वेल विद प्लेट एंड स्क्रूज। एंड बहुत सारे जो ज़्यादातर फ्रैक्चर्स होते हैं वो प्लेट और स्क्रूज की मदद से फिक्स हो जाते हैं। इंट्रामेडुलरी नेलिंग इज़ अनदर मेथड ऑफ इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। एंड जो इंट्रामेडुलरी नेलिंग होती है वो भी एक मेथड है इंटरनल फिक्सेशन का। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेशंस। सो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलता है हमें, नर्व इंजरी हो सकती है और डिलेड एंड नॉन यूनियन हो सकता है। सो नर्व इंजरी की बात करें तो रेडियल नर्व क्यों, क्योंकि जो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस है वहाँ पे प्रेजेंट होती है रेडियल ग्रूव होता है जिसपे रेडियल नर्व प्रेजेंट होती है। सो इन मोस्ट फ्रैक्चर्स रेडियल जो नर्व है वो रिकवर कर जाती है ज़्यादातर फ्रैक्चर्स में, बट इन नेगलेक्टेड केसेस जहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है ढंग से, तो वहाँ पे क्या होता है, नर्व रिपेयर करवाना पड़ता है या टेंडन ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है, ठीक है। सो टेंडन ट्रांसफ़र में भी जोन्स ट्रांसफ़र जो होता है वो करवाते हैं। सो टेंडन ट्रांसफ़र में प्रोनेटर टीरीज के लिए यूज़ करते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस यूज़ करते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम के लिए, एंड पार्मरिस लॉन्गस यूज़ करते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के लिए, क्योंकि जितने भी एक्सटेंसर्स होते हैं वो मेनली सप्लाइड होते हैं रेडियल नर्व से। सो जो ये मसल्स हैं इनके रिप्लेसमेंट मसल्स मीन्स इनके जो टेंडन्स को जिनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनकी जगह पे वो मसल्स लिखी हुई हैं। सेकंड इज़ डिलेड एंड नॉन यूनियन। नॉन यूनियन मीन्स जुड़ते नहीं हैं, ये भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस स्पेशली ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफन गोइंग टू नॉन यूनियन और डिले यूनियन। सो जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है मिड शाफ्ट का, जो शाफ्ट होता है उसके बीच में से अगर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में, तो तब वो ज़्यादातर देखा जाता है कि तब वो नॉन यूनियन या तो जुड़ता नहीं है या बहुत लेट जुड़ता है। सो कॉज क्या है, इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन और डिस्ट्रैक्शन एट द फ्रैक्चर साइट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी लगी रहती है और वो एंगुलेशन करने में कॉज करती है एंड डिस्ट्रैक्शन देती है, ठीक है, या फिर ढंग से इमोबिलाइजेशन नहीं हो पाना,
जो पर्सन है वो मतलब ढंग से इमोबिलाइजेशन नहीं दे रहा है अपने, ठीक है, हैंड को, आर्म को। सो ट्रीटमेंट क्या होगा? सो ऑरिफ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन होगा, इसमें बोन ग्राफ्टिंग होगी वेयर बोन क्वालिटी इज पुअर, सो इंटरमेडुलरी फिब्युलर ग्राफ्ट में बी यूज टू एनहांस फिक्सेशन। सो इंट्रामेडुलरी फिब्युला का ग्राफ्ट लगाते हैं वहाँ पे ताकि फिक्सेशन आए। एंड लिम्ब इज सुटेबली इमोबिलाइज यूजिंग यू स्लैब और शोल्डर स्पाइका, और शोल्डर को भी फिर इमोबिलाइज कर देते हैं किसके थ्रू? यू स्लैब के थ्रू या फिर शोल्डर स्पाइका के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट नोट्स और quick revision about the fracture of the shaft of the humerus and fracture of the surgical neck of humerus. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।